लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, कि लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता श्रम से नहीं साहस से मिलती है मेरे दोस्त। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास का आगाज करेंगे। एक बार सभी सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जुड़ जाइए एक बार सभी। जी बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जी बिल्कुल, जुड़ जाइए एक बार जल्दी से, क्लास को शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, जुड़ जाइए एक बार जल्दी से सेशन के साथ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, हरा कांच किससे बनाया जाता है? कि हरा कांच है वह किससे बनाया जाता है? चार ऑप्शंस आपके सामने, फेरस सल्फेट, फेरस ऑक्साइड, या फेरिक यौगिक, या सल्फर। चार ऑप्शंस आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में कि हरा कांच किससे बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और फेरस सल्फेट से क्या बनता है वो भी छाप दीजिए एक बार। फेरस सल्फेट से क्या बनता है छाप दीजिए एक बार। जी बिल्कुल, जो इंक होती है, जो स्याही होती है, वो किससे बनती है? फेरस सल्फेट से। ठीक है, और फेरिक यौगिक से क्या बनता है यह भी छाप दीजिए कि जो फेरिक यौगिक है इससे क्या बनता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। जी बिल्कुल, जेवरात पॉलिश क्या होती है? जो जेवरात पे पॉलिश होती है, जेवरात पे जो पॉलिश होती है वह फेरिक ऑक्साइड। और सल्फर से क्या बनता है? सल्फर से एक तो बारूद होता है। क्या होता है? बारूद। ठीक है, उतार लीजिए एक बार कमेंट से। और सल्फर से जो औषधि भी बनती है, क्या बनती है? औषधि भी। फेरस से औषधि भी बनती है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, उतार लीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, छाप लीजिए एक बार पेन कॉपी हाथ में लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? कि इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है इसकी खोज किसने की थी? चार ऑप्शंस आपके सामने, एंडरसन, मिलिकन, डी ब्रोगली, या इनमें से कोई नहीं। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा इसका? कि इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है उसकी खोज किसने की थी? छाप दीजिए एक बार। जी बिल्कुल, डी ब्रोगली ने। और एंडरसन ने किसकी खोज की थी? छाप दीजिए एक बार। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, और डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है इसकी खोज की थी। और इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन भी जो तरंग की भांति व्यवहार करता है। जी हां, और मिलिकन ने किसकी खोज की थी? इसका भी एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। जो इलेक्ट्रॉन है उसके आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का, इलेक्ट्रॉन के जो आवेश है उसका सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? मिलिकन ने किया था। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति दी थी, जिसमें डेविसन व जर्मन ने भी, डेविसन वह जर्मन सिद्धांत भी कहा जाता है, इन्होंने भी वापस इसकी खोज की थी। इन्होंने पहले डी ब्रोगली ने बताया था, उसके बाद तरंग प्रकृति के बारे में इन्होंने वापस खोज की थी। जो सिद्धांत दिया था वो था डेविसन जर्मन ने, और जो पहले नियम को प्रतिपादित किया था, जो खोज की थी वो की थी डी ब्रोगली ने। ठीक है, यह कंफ्यूजन मत होना, इन्होंने तो वापस खोज की थी और सबसे पहले डी ब्रोगली ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ध्वनि की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? कि ध्वनि है उसकी जो तीव्रता का मापन है वह किससे किया जाता है? एनीमोमीटर, ऑडियोमीटर, बैरोमीटर, या क्रोनोमीटर। चार ऑप्शंस आपके सामने, ध्वनि की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, ध्वनि की तीव्रता का मापन। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। जी हां, बैरोमीटर में किसका मापा जाता है ये बताइए। देखें, बैरोमीटर में जी बिल्कुल वायुदाब को। किसको? वायुदाब को। आपका राइट आंसर है वायुदाब। जी बिल्कुल दोस्तों, एनीमोमीटर में किसको मापन किया जाता है? कि एनीमोमीटर है उसमें किसको मापा जाता है? जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है, जी हां बिल्कुल,
हवा की शक्ति, बिल्कुल बिल्कुल, हवा की शक्ति हुआ गति को, हवा की जो शक्ति होती है क्या होती है, हवा की जो शक्ति होती है प्लस गति, शक्ति हुआ गति का मापन किस में होता है, एनीमोमीटर में। और क्रोनोमीटर में किसका होता है, यह भी छाप दीजिए एक बार। जी बिल्कुल, जलयानों में सही समय का बताया जाता है, जो जलयानों है या जलयान है उनमें सही समय बताने का कार्य क्या होता है, बताने का कार्य कौन करता है, क्रोनोमीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या छाप दीजिए एक बार। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, माइक्रोफोन, विद्युत मोटर, विद्युत सेल या डायनेमो। चार ऑप्शंस आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, बता दीजिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जी हां बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डायनेमो। और माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन, छाप दीजिए एक बार। माइक्रोफोन जो यांत्रिक, जो ध्वनि ऊर्जा को क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। किस में करता है, विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा है जो विद्युत मोटर है वो क्या करती है, विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। फिर बचा है रासायनिक सेल। रासायनिक सेल का बता दीजिए एक बार, या विद्युत सेल। विद्युत सेल जो क्या करता है, जी बिल्कुल, रासायनिक ऊर्जा को, किसको, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किस में करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जी हां। और जो डायनेमो है, डायनेमो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और डायनोमीटर है जो इंजन के द्वारा उत्पन्न की गई जो शक्ति है उसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत राज्यों का संघ है कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, कि भारत है जो राज्यों का संघ है वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 64 या अनुच्छेद 110। बता दीजिए एक बार, कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। जी छाप दीजिए एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और जो नए राज्यों का प्रवेश है, नए राज्य उनका प्रवेश या प्रावधान, नए राज्यों का जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 2 में। और राज्यों का संघ है ये किसमें का है, 1 में। 64 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो राज्यसभा होगी, राज्यसभा होगी उसका जो पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा वह उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 110 बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें क्या बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। जी बिल्कुल, धन विधेयक क्या है, धन विधेयक को वर्णित किया गया है। धन विधेयक का वर्णन किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, कि भारत में जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर, कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में, देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हां बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार।
जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है सिक्किम, जो कि 0.05% है, लगभग 6 लाख के लमसम। विश्व की जनसंख्या, जो भारत की जनसंख्या है उसके लगभग 0.5, और मिजोरम में कितनी है 0.09%। कितनी है 0.09% है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में बता दीजिए, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की 0.11, जी बिल्कुल राइट आंसर है 0.11%, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के जो सबसे ज्यादा है, भारत की जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है वह कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या से 16.51%। 16 कितनी है 16.51%। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आंकड़ों को एक बार छाप लीजिए, डाटा है, इनको सेव कर लीजिए, एक बार उतार लीजिए, एक बार देखते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 16.51 लाख, 16.51%। छाप लिया। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हवाई अड्डे से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है, चेन्नई, हैदराबाद, बंबई या दिल्ली। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है हैदराबाद। और एक अन्ना हवाई अड्डा है, कहां है अन्ना हवाई अड्डा, वह कहां स्थित है, चेन्नई में। और बंबई में स्थित हवाई अड्डा वह कौन सा है, शिवाजी हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी या शिवाजी हवाई अड्डा। और दिल्ली में कौन सा है, इंदिरा गांधी, कौन सा है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, कौन सा है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ठीक है। छाप लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन, कि व्यास नदी का उद्गम स्थल कहां है, कि व्यास नदी है उसका उद्गम स्थल कहां स्थित है या कहां है, नेपाल, महाराष्ट्र, तिब्बत या हिमाचल प्रदेश। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है जी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और नेपाल के जो पास में स्थित नदी है वह कौन सी है, सिंध, कौन सी है, सिंध नदी, ठीक है। महाराष्ट्र पे बताइए, देखिए महाराष्ट्र में सॉरी तिब्बत में तो जो सिंध पे है, तिब्बत है जो सिंध में, जी हाँ तिब्बत वाली है सिंध में। नेपाल वाली बताइए, नेपाल की, जी बिल्कुल नेपाल की कौन सी है, गंडक नदी, कौन सी है, गंडक नदी। और महाराष्ट्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है महाराष्ट्र में, जी बिल्कुल बिल्कुल महाराष्ट्र वाली बहुत बार पूछी गई है, कौन सी है, गोदावरी नदी, कौन सी है, गोदावरी। और जो आपकी हिमाचल वाली है, जो हिमाचल में, वो कौन सी है, व्यास नदी, ठीक है। अगला है, सेलेनोलॉजी का संबंध किससे है, कि सेलेनोलॉजी का संबंध किससे है, पृथ्वी, शनि, चंद्रमा या सूर्य। सेलेनोलॉजी का संबंध किससे है, चार ऑप्शन आपके सामने, पृथ्वी, शनि, चंद्रमा या सूर्य। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है चंद्रमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का संस्थापक कौन है, कि चौहान वंश का संस्थापक है वह कौन है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, चौहान वंश का संस्थापक, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल बिल्कुल वासुदेव, चौहान वंश का संस्थापक है कौन है, वासुदेव, जो जयपुर के पास में जो सांबर झील है, जयपुर के पास में स्थित जो सांबर झील है, वहां पर एक मंदिर है, उसके पास में चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने। और उपेंद्र ने
किसकी वंश की खोज की थी या किस वंश की स्थापना की थी? छाप दीजिए एक बार। जी बिल्कुल, परमार वंश की। कौन सी? जो परमार वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? उपेंद्र ने की थी। जी हां बिल्कुल दोस्तों। और आगे जो आपका गोपाल, इसने किस वंश की स्थापना की थी? इसका भी छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल, पाल वंश की। जो पाल वंश है उसकी स्थापना या संस्थापक कौन थे? गोपाल। फिर है तोरमाण। तोरमाण ने किसकी की थी? किस वंश की स्थापना की थी? कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए एक बार। जी बिल्कुल बिल्कुल, हूण वंश की। कौन से वंश है? हूण। हूण वंश की स्थापना या हूण वंश के संस्थापक कौन है? तोरमाण। छाप लीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? कि घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, युद्ध के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो जो घाघरा का युद्ध है वह किसके मध्य हुआ था? कि राणा सांगा व बाबर के मध्य, या अफगानों व बाबर के मध्य, या मोदिन राय व बाबर के मध्य, या इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। घाघरा का युद्ध। जी बिल्कुल बिल्कुल, अफगानों व बाबर के मध्य हुआ था, जो 6 मई 1529 को। कब हुआ था? 6 मई 1529 को हुआ था। और राणा सांगा व बाबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? राणा सांगा व बाबर के मध्य जो खानवा का युद्ध हुआ था। बिल्कुल, कब हुआ था? 1527 में। कौन सा हुआ था? खानवा का युद्ध। ठीक है, यह भी पूछा जाता है बार बार, खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? राणा सांगा व बाबर के मध्य, जिसमें विजय हुई थी बाबर की। 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? जो 6 मई 1529 को हुआ था, जो अफगानों व बाबर के बीच में हुआ था। और मोदिन राय व बाबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोदिन राय व बाबर के मध्य। छाप दीजिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है चंदेरी का युद्ध। कौन सा हुआ था? जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वह युद्ध हुआ था आपके मोदिन राय व बाबर के मध्य, जिसमें बाबर की विजय हुई थी, जो 1528 में हुआ था और बाबर की विजय हुई थी। और इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य। बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, जो पानीपत वाली लड़ाई हुई थी, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य हुआ था। इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। घाघरे के युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी, खानवा के युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी, और चंदेरी के युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। जी हां बिल्कुल दोस्तों, चारों युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 26 में हुआ इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध। 27 में हुआ खानवा का युद्ध राणा सांगा व बाबर के मध्य। 28 का युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध, जो मोदी राय व बाबर के मध्य। और अफगानों व बाबर के मध्य 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चारों युद्ध बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। एक बार छाप लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी बिल्कुल, अगला क्वेश्चन, कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के दांत है कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 1? छाप दीजिए एक बार। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है कर्दनक, दूसरा होता है रदनक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचौणक, और चौथा होता है मेरे दोस्त सवर्णक।
चौथा होता है चवर्णक। ठीक है, अब कई बार पूछा भी यह जाता है कि गुरुदेव आपने ये बात बताई ठीक है, पर हमें एक बार पूछा गया था कि दूध के दांत, किसके दांत, जो दूध के दांत है वह कितने होते हैं, यह भी पूछा जाता है। तो बेटे परेशान होने की दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। 20 दांत होते हैं, वह दूध के दांत कहलाते हैं। ठीक है, कर्दनक दांत, रदनक दांत, अग्र चवर्णक, चवर्णक। कर्दनक दांत क्या होते हैं, जो सामने वाले दांत होते हैं मनुष्य के, वो सामने वाले दांत होते हैं कर्दनक दांत। ठीक है जी हाँ, कर्दनक दांत होते जो किस काम में आते हैं, काटने के काम में थे। ठीक है, रदनक दांत क्या होते हैं, जो आपको चीरने या फाड़ने में, चीरने या फाड़ने में इनका मुख्य कार्य होता है। हाथी में जैसे दांत होते हैं और शेर में भी वो साइड में जो लंबे दांत होते हैं अन्य दांतों की अपेक्षा वो होते हैं रदनक दांत। ठीक है, अग्र चवर्णक, इनका काम क्या कार्य होता है, अग्र चवर्णक और चवर्णक दोनों का काम वैसे चबाने का ही होता है। दोनों का क्या होता है, चबाने का। दोनों का काम क्या होता है, चबाने का। अगर इसका एक बार ऐसा भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि दंत सूत्र क्या होता है, कि जो दंत सूत्र है वह क्या है, कि दंत सूत्र क्या है, तो दंत सूत्र होता है बेटे 21-23। क्या होता है, 21-23 बटा 21-23। ठीक है, 3 2 5 5 3 8 8 8 16, मतलब जो आधा डिपार्टमेंट होता है अपने जो दांतों का क्रम का, वह इसमें दिखाई देता है। 2 हो गए कर्दनक, 1 हो गया रदनक, 2 हो गए अग्र चवर्णक और 3 हो गए चवर्णक। ठीक है, जैसे जबड़ा होता है, इसका जो बीच वाला पोर्शन होता है, इसका जो आधा पार्ट होता है, इसका माना जाता है ये सूत्र। तो इसमें कितने हो गए, 2 1 3 3 और 2 5 5 और 3 8, तो ये कितने हो गए 8 8 8 16, और फिर नीचे भी 8 8 16 16 16 और 32 हो गए 32। तो 2 दांत कर्दनक, तो टोटल कितने हो गए दांत ऊपर वाले, 4 कर्दनक, 1 रदनक का, तो दोनों साइड में कितने हो गए 2, 4 2 6। अगर चवर्णक 2 है तो टोटल कितने हो गए 4, और चवर्णक है वो 3 है तो कितने हो गए 6, कितने हो गए टोटल 16 16 16 और 32। तो दंत सूत्र कौन सा होता है, 21-23 बटा 21-23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो हाँ एक चीज और याद रखना, जो इनेमिल भाग होता है, क्या होता है, जो दांतों का जो इनेमिल भाग होता है, जो दांतों के ऊपर जो परत होती है इनेमिल परत, जो शरीर के सबसे, शरीर की जो मनुष्य के जो शरीर होता है उसके शरीर की सबसे कठोर भाग होता है। क्या होता है, कठोर भाग होता है। ठीक है, अगर कठोर अंग पूछ लिया जाए तब होता है जबड़ा। इस चीज में कंफ्यूजन मत होना, सबसे कठोर भाग पूछा जाए तो इनेमिल भाग होता है, और सबसे कठोर अंग पूछा जाए तो जबड़ा होता है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, और सबसे छोटी स्टेपिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी, कि गुणसूत्र है उसकी खोज किसने की थी, वाल्टर मटन, ग्रेगर जॉन मेंडल, या डब्ल्यू वाल्डेर, या स्टार्स बर्गर। 4 ऑप्शंस आपके सामने। यह बर्गर खाने वाला बर्गर नहीं है, स्टार्स बर्गर है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है, स्टार्स बर्गर ने ही गुणसूत्र की खोज की थी। जी हाँ, वाल्डेर ने गुणसूत्र का नाम दिया था, वाल्डेर ने गुणसूत्र का नाम दिया था, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पे खोज की थी, जैसे कि हमने पहले भी बताया था। 3 नियम भी दिए थे, और आनुवंशिकी के पिता या आधुनिक आनुवंशिकी के पिता भी किनको कहा गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, छाप लीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। और जो वाल्टर मटन है इसका भी बहुत बार पूछा जाता है, जो मानव आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत है, मानव आनुवंशिकता का, किसका, मानव आनुवंशिकता का, मानव आनुवंशिकता का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है, मानव आनुवंशिकता का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत था वो भी किसने दिया था, वाल्टर मटन ने किया था। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों। और जो स्टार्स बर्गर ने जो खोज की थी वो कब की थी, 1875 में। कब की थी, यह याद रखना। वैसे
1875 में। नेक्स्ट, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? साइकोलॉजी का क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट या तीनों ने? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। मनोविज्ञान से बिल्कुल साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आजकल। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, तीनों ने कहा था। जी बिल्कुल दोस्तों, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट तीनों ने आत्मा का विज्ञान कहा था। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक कौन है? कि मनोविज्ञान है उसका जो वास्तविक संस्थापक है वह कौन है? विलियम जेम्स, अरस्तु, वाटसन या स्किनर? चार ऑप्शन आपके सामने। मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक कौन है? बता दीजिए, एक बार छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल, मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक छाप दीजिए एक बार, मनोविज्ञान वाला। मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक, बिल्कुल बिल्कुल इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है विलियम जेम्स को, और जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को मनोविज्ञान में। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, वैसे जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं, जूलॉजी प्राणी विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। जी बिल्कुल। और वाटसन कौन सा है? जो प्रथम व्यवहारवादी मनोविज्ञान, प्रथम व्यवहारवादी, क्या है? प्रथम व्यवहारवादी मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में कहा जाता है इनको, वाटसन को। और जो स्किनर है इनको मनोविज्ञान में, इसमें बताइए देखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रथम मौलिक व्यवहारवादी। क्या है? प्रथम मौलिक व्यवहारवादी, प्रथम मौलिक व्यवहारवादी। बिल्कुल। छाप लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट का, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो करंट के क्वेश्चंस हैं, छाप के रखना कि हाल ही में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव वर्मा, नीलम दीक्षित, अनिल कुमार जैन या नीरज कृपलान? चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में, छाप दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है अनिल कुमार जैन, जिसका मुख्यालय कहां है? छाप दीजिए, ये भी आपको पता होगा मुख्यालय। बिल्कुल, जो मुख्यालय है इनका हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर, मुख्यालय वह कहां है? नई दिल्ली में। कहां है? नई दिल्ली में। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य ने बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप के रखना बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट का, आपके जो करंट के क्वेश्चन है इनको छाप के रखना कि हाल ही में किस राज्य ने बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या झारखंड? चार ऑप्शन आपके सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है, जी हां, झारखंड में हाल ही में बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 11, 17, 27, 41 श्रृंखला चल रही है, रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 11, 17, 27, 41 क्रम चल रहा है, इसमें आगे जो संख्या होगी वह क्या होगी? छाप दीजिए एक बार। वही क्रम वाला अंतर देखते हैं सबसे पहले। 11 और 17 में कितने का अंतर है? बिल्कुल 6 का अंतर, ठीक है। 17 और 27 में 10 का अंतर, ठीक है। और 27 और 41 में 14 का अंतर, बिल्कुल। तो क्रम क्या चल रहा है? इन दोनों के बीच में 4 का गैप, ठीक है। इन दोनों के बीच 4 का गैप, तो इन दोनों के बीच फिर भी 4 का गैप ही होना चाहिए। तो 14 और
यहां पे कितने होने चाहिए 18, तो 41 और 18 कितने हुए 8 1 9, 4 1 5, ठीक है 59, तो 59 ऑप्शन संख्या सही, 3 में सही है। अगला क्वेश्चन है कि 100 गुणा 10 माइनस 100 प्लस 2000 भाग 100 तो बराबर क्या होगा। हल कर दीजिए एक बार, देखें। जी हां, बोर्ड मास का नियम है जो, उस नियम से कर दीजिए एक बार। जी हां, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड मास के नियम से ही होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाला हल करना होता है, उसके बाद आपको भाग का करना होता है, उसके बाद गुणे का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। जी हां बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार। बहुत ही आसान सी है जी, बिल्कुल। भाग से देखो, 100 में 2000 का भाग देने पे 2 से 2 गए, कितने बचे 20, ठीक है। यहां पे 100 को 10 से गुणा किया, कितने हुए 1000, ठीक है। यहां तक कंप्लीट। यहां पे 20 माइनस 100 प्लस 20, ठीक है। 1000 में से 100 गए, कितने बचे 900 प्लस 20, कितने हुए 900 प्लस 20 कितने हो गए 920, तो 920 किस में है ऑप्शन संख्या स में, राइट ऑप्शन होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2022-23 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है, कि 2022-23 में भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है वह कौन सा देश है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, नेपाल, भूटान, यूएसए या नीदरलैंड। 2023-22-23 में भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है वह कौन सा देश है। 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर होगा नीदरलैंड। क्या होगा नीदरलैंड। जी हां बिल्कुल दोस्तों, इसके साथ आज की सेशन को यहीं पे विराम लगाते और आपसे इजाजत चाहते। जी हां बिल्कुल दोस्तों, आपकी जो ये ब्रह्मास्त्र क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, हर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।